वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी साइंस का प्रैक्टिस सेट के बारे में। दोस्तों, ये जो है पूरा ऑल पीवाई को रहने वाला है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अष्टक नियम की खोज किसने की तथा इसकी तुलना संगीत में पाए जाने वाले अष्टक से कितने की थी। तो दोस्तों, आपको पता होगा अष्टक नियम जो है वो किसने दिया था? जॉन न्यूलैंड्स के द्वारा अष्टक नियम दिया गया था। इसके कुछ व्यू पॉइंट हैं। जॉन न्यूलैंड जो है एक क्या थे? एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। उन्होंने दोस्तों किसका सप्तक का नियम दिया है? इसकी तुलना संगीत में पंजाब सप्तक से उन्होंने की है। दूसरे बात रखना, सप्तक जो अष्टक का नियम जो है इन कैल्शियम तक लागू होता है। दूसरी बात, उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से शुरुआत की और थोरियम पर समाप्त किया, जो कि थोरियम 56वां तत्व था। उन्होंने पाया कि प्रत्येक आठवें तत्व के गुण फैले तत्व के समान होते हैं। उन्होंने इसकी तुलना संगीत में पाए जाने वाले सप्तकों से की है। इसके बाद इन्होंने इस नियम को क्या नाम दिया था? तो अष्टक का नियम कहा, इसलिए इन्हें न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है। यह पाया गया है कि अष्टक का नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, क्योंकि कैल्शियम के बाद हर आठवें तत्व में फैले तत्व के समान गुण होते हैं। दोस्तों, इतनी डिटेल आपको इस अष्टक नियम से याद रखने हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका की कुछ विशेषता नीचे दी गई है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा है कि ये आकार में छोटी होती है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। जो होती है वो आकार में छोटी होती है। के अंदर झिल्ली द्वारा परिपृत कोशिका उपस्थित होता है, जिसमें नहीं होता है। दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है ना, उसमें अपना झिल्ली द्वारा कोशिका झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, इसका कुछ क्यू पॉइंट है, तो देख लीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिका के विपरीत झिल्ली कोशिकाबद्ध नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद इसके बजाय उसमें सरल संरचनाएं होती है, जिन्हें कोशिकांग कहा जाता है, जो झिल्लियों से घिरी नहीं होती। प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता क्या है? इनका आकार होता है आमतौर पर 1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक होता है। इसमें एक गोलाकार गुणसूत्र होता है। इसे नाभ के क्षेत्र का न्यूक्लियट भी कहा जाता है। इसमें कोशिका व्यक्ति मौजूद होती है। दोस्तों, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, इनकी कोशिका व्यक्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिग्लाइकन या स्यूडोपेप्टिग्लाइकन की बनी होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, आहार में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, आपको पता होगा आहार में प्रोटीन की कमी से हमारा क्वाशियोरकर रोग होता है। ठीक है, इसकी डिटेल पढ़ते हैं। क्वाशियोरकर रोग जो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। क्वाशियोरकर, जिसे एडिमा प्रतिधारण के जुड़े होने के कारण एडिमेटस कुपोषण के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, याद रखना, इसको किस नाम से जानते हैं? एडिमेटस कुपोषण के नाम से भी जाना जाता है। ये आहार में प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला कुपोषण का एक रोग है, जिन्हें को अपन क्वाशियोरकर होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? उनका टखने और पेट को छोड़कर जो तल पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? सूज जाते हैं। इसके बाद कुछ अन्य रोग भी याद रखिएगा, जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फफूंदी रोग हो जाता है। विटामिन बी1 के विटामिन बी1 जिसका नाम थायमिन, जिसके रासायनिक नाम दिए गए हैं। विटामिन डी का कैल्शियम से रिकेट्स हो जाता है। विटामिन के से रक्त का थक्का न बनना। विटामिन सी से इसका भी रोग हो जाता है। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित संयोजन अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा? तो हमको दिया है SO3 + H2। जब दोनों को दोस्तों संयोजन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? H2SO4 मिलेगा। H2O2 नहीं मिलेगा, H2SH2 नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 अणु और सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के कितने होंगे दोस्तों? अगर इनको जोड़े, ऑक्सीजन के 3 हैं यहाँ पे और ऑक्सीजन का 1 है, तो यानी कि ऑक्सीजन के 4 अणु आना चाहिए। 4 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं, 4 इसमें नहीं, तो इसमें है, यानी कि अंतिम उत्पाद क्या बनेगा? इसका H2SO4 बनेगा। इसकी कुछ डिटेल पढ़िए। ये एक संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। इस मामले में अभिकारक सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 और पानी H2 और उत्पाद सल्फर क्या बनाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड H2 निर्माण करते हैं। ये दोस्तों आपको अभिक्रिया दे रखी है, SO3 H2O + H2SO4। ये कौन सा अभिक्रिया होती है? अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। आप ठीक पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट से दिखने पर किसी तारे की स्पष्ट स्थिति उसके वास्तविक स्थिति से थोड़ी खालिस्तान होती है, और ये स्पष्ट स्थिति खालिस्तान के परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा? नीचे स्थिर होती है, ऊपर बदलती रहती है, स्थिर होती है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऊपर, और क्या होती है? बदलती रहती है। यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट से देखने पर किसी तारे की स्थिति जो होती है ना, ऊपर की तरफ होती है, और तारे और स्पष्ट स्थिति जो है ना, बदलती रहती है। इसके की पॉइंट देखिए। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले तारों का प्रकाश पृथ्वी की सतह तक पहुँचने पर लगातार अपवर्तन से गुजरता है। ठीक है, वायुमंडल के प्रकाश को अभिलंब की ओर मोड़ देता है। तारे की आवासीय स्थिति उसके वास्तविक स्थिति से थोड़ी भिन्न होती है। ठीक है, क्षितिज के पास से देखने पर तारा अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में एक ऑक्सीजन परमाणु और एक कार्बन परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। कितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं दोस्तों? 2 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं।
इसका डिटेल पढ़िए कैसे। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अणु में एक ऑक्सीजन कार्बन परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। कार्बन परमाणु प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु के साथ दोहरा बंध बनाता है तथा प्रत्येक दोहरा बंध निम्न से बनता है। एक सिग्मा बंध बराबर 2 साझा इलेक्ट्रॉन, एक पाई बंध 2 साझा इलेक्ट्रॉन। अतः कुल मिलाकर प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु कार्बन परमाणु के साथ 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, टूथपेस्ट आमतौर पर खालिस्तान प्रकृति में खालिस्तान होता है। दोस्तों टूथपेस्ट जो होता है वो अम्लीय होता है, क्षारीय होता है। तो यहाँ आपको याद रखना है टूथपेस्ट जो होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। इसका डिटेल पढ़ लीजिए। टूथपेस्ट मुंह में बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित अम्ल को निष्क्रिय करने के लिए क्षारीय प्रकृति का होता है। दांतों की सड़न को रोकने के लिए मुंह की स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलती है जिससे, ठीक है। एक समान घरेलू वस्तु बेकिंग सोडा एक कमजोर क्षार है जिसका उपयोग बेकिंग सोडा सफाई और गंध को बेअसर करने के लिए किया जाता है। ये अक्सर अम्ल क्षार प्रतिरोधक को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। साबुन और डिटर्जेंट कैसे होते हैं, तो दोनों याद रखना, साबुन और डिटर्जेंट जो होते हैं दोनों अपने होते हैं क्षारीय होते हैं। अगला है, खालिस्तान महामारी की समाप्ति को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, रजोनिवृत्ति, ठीक है। रजोनिवृत्ति महामारी चक्र के स्थायी रूप से बंद होने को चक्र चिन्हित करते हैं जो आमतौर पर 45 से लेकर 55 वर्ष की आयु के बीच होती है, जो महिला के प्रजनन चरण के अंत तक संकेत करती है। ये अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन के उत्पादन में गिरावट के कारण होता है। बाकी डिटेल दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा। अगला है हमारा 9 पे, निम्नलिखित में से किस अणु में 3 कार्बन परमाणु होते हैं। तो दोस्तों ये आपका पता होगा किस में 3 कार्बन परमाणु होते हैं। इसका आंसर होगा आपका पाइरुविक अम्ल। नीचे देखिएगा, पाइरुविक अम्ल कई चयापचय मार्गों में एक प्रमुख मध्यवर्ती है जिसमें ग्लाइकोलाइसिस भी शामिल है, जहां ग्लूकोज को पाइरुवेट में परिवर्तित किया जाता है जो एटीपी का उत्पादन होता है। पाइरुविक अम्ल क्रेब्स चक्र साइट्रिक अम्ल चक्र के लिए एक महत्वपूर्ण सब्स्टिट्यूट के रूप में कार्य करता है। ग्लाइकोलाइसिस को एरोबिक श्वसन और ऊर्जा उत्पादन से जोड़ता है। पाइरुविक अम्ल जो कैसा होता है, 3 कार्बन परमाणु का सूत्र याद रखना, C3H4O3 होता है। अगला है दोस्तों इसमें ग्लूकोज का सूत्र याद रखना, ग्लूकोज का सूत्र अपना होता है C6H12O6। अगला है, मनुष्य में कौन सा रोग सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण के कारण होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा त्वचा का कैंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, उस पर आवर्धन होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं आवर्धन का फॉर्मूला होता है M/V/U। दोस्तों क्या होता है, तो V जो होता है दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी होती है और U अपना वस्तु की दूरी होती है। तो इसमें अगर अवतल दर्पण है के सामने 24 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। इसका सोल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पे दर्पण सूत्र से आपको पता होगा दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। और f का मान जो होता है अब अवतल दर्पण में कैसा लेते हैं, तो अवतल दर्पण में अपन नेगेटिव लेते हैं। और प्रतिबिंब की सबसे पहले आवर्धन निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत होगी, V/u, यानी कि प्रतिबिंब की जरूरत होगी। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, इसके सबसे पहले b का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे u का मान हमेशा नेगेटिव में लेना होता है, u बराबर जो है हमेशा नेगेटिव में लेना है। और f अगर अवतल दर्पण है तो किस में लेना है, माइनस में। अगर उत्तल दर्पण तो किस में लेना है, प्लस में लेना है। तो यहाँ से आप देखो u का मान कितना आता है, -8 आता है। आवर्धन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आवर्धन बराबर होता है -u/b। तो आवर्धन का मान कितना जाएगा, -1/3, यानी इसका आंसर कितना होगा, -1/3। अगला है, फ्यूज तार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्यूज तार जो होता है वो ये उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयुक्त किया जाता है। ये निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी कि फ्यूज तार जो होता है उसका गलनांक निम्न गलनांक होता है तथा इस श्रृंखला में किसके साथ जोड़ा जाता है, तो श्रृंखला में ये जो है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि धारा एक निश्चित स्तर से अधिक हो जाती है तो निम्न गलनांक वाले पदार्थ पिघल जाते हैं और सर्किट को बाधित कर देते हैं, डिवाइस को क्षति से बचाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाइप द्वारा उत्पादित कई उत्सर्जन उत्पाद मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं, उस उत्पाद की पहचान कीजिए जो शोषण के द्वारा अंदर लेने पर मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है। दोस्तों क्या चीज़ है जो शोषण के द्वारा अंदर लेने पर हानिकारक होते हैं, तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला याद रखना, CO2। कार्बन का एक अणु और ऑक्सीजन कितने अणु होते हैं, 2 होते हैं। ये एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा को रोककर मुख्य रूप से जीवाश्म वैश्विक किसके लिए जिम्मेदार होती है, तापमान में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, खमीर में किण्वन के दौरान पाइरुवेट किस उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जो पाइरुवेट जो होता है खमीर। दोस्तों खमीर क्या होता है, तो खमीर एक प्रकार का अपना कवक होता है। कवक में ये किस में परिवर्तन हो जाता है, इसका आंसर होगा एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। एथेनॉल एक नवीकरणीय गैस जैव ईंधन है जो मुख्य रूप से मक्का और गन्ने जैसे फसलों को उत्पादित होता है। बाकी दोस्तों आप इसकी सारी डिटेल पढ़ लीजिएगा, मैंने चाहता कि आपका वीडियो जो है वो लंबा बने।
ठीक है। अगला है हवा में एक प्रकाश किरण √2 अपवर्तनांक वाले माध्यम को अलग करने वाली सतह पर 45 डिग्री कोण पर आपतित होते हैं। माध्यम के किरण का अपवर्तन कोण कितना होगा? दोस्तों आपको पता होगा अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, तो ये भी कितना होगा? नहीं, इसने पूछा दोस्तों माध्यम का अपवर्तन कोण पूछा है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? स्नेल का नियम होता है तो U बराबर साइन अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? साइन I बटे साइन R होता है, यानी कि साइन 45 का मान रखेंगे √2 तो कितना निकल कर जाएगा? साइन 30 डिग्री जाएगा। तो इसका सोल्यूशन आप देख लीजिए। तो दोस्तों स्नेल का नियम जो होता है ये है स्नेल का नियम, ठीक है। इसमें इन मानों की स्नेल में रखने पर कितना आएगा? तो 1/2 जो कि किसका मान होता है? साइन 30 का मान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी AC जनरेटर के आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाए तो नंबर 1 प्रेरित विभवांतर घटता है? नहीं, प्रेरित विभवांतर जो है दोस्तों क्या होगा? प्रेरित विभवांतर बढ़ता है। उत्पन्न प्रतिवर्ती धारा AC की आवृत्ति बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रति सेकंड आर्मेचर की घूर्णन की संख्या सीधे वोल्टेज की आवृत्ति से संबंधित होती है। तीव्र घूर्णन के परिणामस्वरूप समय की प्रति इकाई धारा से अधिक चक्र उत्पन्न होती है, जिससे आवृत्ति बढ़ जाती है। फैराडे के विद्युत चुंबकीकरण के नियम के अनुसार फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम क्या है? प्रेरित विद्युत भागवल EMF जो होता है चुंबकीय प्रवाह की दर के कैसा होता है? समानुपाती होता है। फैराडे का नियम है। अगला क्वेश्चन है पदार्थ की प्रतिरोधकता खाली स्थान पर निर्भर करती है, यानी कि पदार्थ की प्रतिरोधकता जो होती है दोस्तों उसके किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है उसके तापमान पर निर्भर करती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता इसमें याद रखना आपको, इसका SI प्रतिरोधकता का जो SI इकाई जो होती है वो मीटर होती है। और दूसरी बात, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसके आकार और माप, लंबाई, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। प्रतिरोधकता जो है वो लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। लंबाई, मोटाई, दाब इस पर निर्भर नहीं करती, सिर्फ तापमान पर निर्भर करती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। विद्युत अपघटन के द्वारा धातु सोडियम, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम है जो कि विद्युत अपघटन द्वारा अपनी प्राप्त की जाती है। अगला है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है? उनको अपन बोलते हैं द्रव्यस्थापन अभिक्रियाएं। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है द्रव्यस्थापन अभिक्रिया, यानी कि जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता हो। अगला है 2.5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु को 8 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने मुख अक्ष पर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और खालिस्तान होगी। अच्छा, प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछा और क्या पूछा है हमसे? प्रतिबिंब की ऊंचाई और खालिस्तान है, यानी कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा सीधा बनेगा, इसके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे? दर्पण फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। दर्पण फॉर्मूला सबसे पहले अपन इसके निकालेंगे आवर्धन। तो जो आवर्धन मैंने आपको पहले बताया था, आवर्धन क्या होता है? M बराबर होता है -B/U होता है, ठीक है। M बराबर -B/, इससे अपन आवर्धन निकालेंगे तो कितना आएगा? M बराबर आएगा अपना 4। प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसे निकालते हैं? जो दोस्तों आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। तो छवि की ऊंचाई कितनी आएगी? 8 सेंटीमीटर। इसमें अगर प्रतिबिंब ऊंचाई 2 सेंटीमीटर से अधिक तथा ये सीधा। अगर दोस्तों आवर्धन जो है वो प्लस में आता है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, अगर माइनस में आता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और हमेशा जो उल्टा प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक होता है, ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन लिखना, डॉबर आयरन ने उत्पन्न उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनियम पर पहला अवलोकन किया तथा तत्वों के समांतरिक की खोज की, जिससे तत्वों के आवर्धन का विकास हुआ। दूसरा कथन है JW डॉबनर ने जेना विश्वविद्यालय में रसायन फार्मेसी के प्रोफेसर थे। तो दोनों कथन जो है ना बिल्कुल क्या है दोस्तों? दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दोनों कथन बिल्कुल क्या है? दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रिया पर विचार कीजिए, इसके उत्पाद P, उसका उत्पाद क्या बनेगा दोस्तों? CO+2H2, यानी कि क्या दिया है हमको? CO+2H2 दिया, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जल के अभिक्रिया कराने पर कौन सा उत्पाद बनेगा? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? CH3, यानी कि हाइड्रोजन का अणु कितना होना चाहिए? 4, तो H और 3 4, इसमें 4 है। देखो हाइड्रोजन से देखते हैं तो यानी कि 2 का जो 2H2 जो है, यानी कि हाइड्रोजन के कितने अणु है? 4 है। तो क्या इसमें 4 है क्या? तो इसमें 4 है, और इसमें 2 3, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? अपना CH3OH होगा, ठीक है। बाकी आप इसमें पूरी प्रक्रिया को समझ लीजिए कैसे क्या हुआ है, ठीक है। बाकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी है। इसके बाद में यदि एक 4 ओम प्रतिरोधक को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो खपत की शक्ति, दोस्तों शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? शक्ति बराबर होता है अपना सूत्र होता है P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है अपना V²/R। दोस्तों इसमें आप मान रखेंगे
P बराबर V स्क्वायर बटे R में, तो कितना निकल के आएगा, 36 वाट निकल के आएगा। ये फॉर्मूला आपको उससे याद करना है। क्या होता है, P बराबर होता है V स्क्वायर बटे R। यहाँ पे R अपना है प्रतिरोध, P अपना है शक्ति और J क्या है अपना वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में मेंडल ने क्या खोज की। दोस्तों मेंडल जो था मेंडल ने क्या खोज की, तो उसके बारे में इसका आंसर होगा विकल्प नंबर 4, यानी कि लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों का एक जोड़ा उनकी विशेषता पर परिभाषित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, चुंबक के चारों ओर का विक्षेत्र जिसमें चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बाकी दोस्तों इसमें चुंबकीय रेखा क्या होती है, ध्रुव और चुंबकीय पता क्या होती है, आप इसको पूरी डिटेल को पढ़ लीजिए। तो दोस्तों ये हो गए हमारे पूरे ग्रुप डी के 25 क्वेश्चन। आपका स्कोर कितना रहा ये मुझे अवश्य बताएं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो दोस्तों मेरा मेन काम उद्देश्य है, मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको पूरी डिटेल एक बार अच्छे से पढ़ लें। PDF प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।